तो चलो इस सेशन का टॉपिक रहेगा अनेशन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड इन द डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में आपका अनेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करता है, तो ध्यान देना। आपके सामने मैं टेबल शेयर किया हूँ, आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ टेबल। तो ध्यान देना, आपका जब अनेशन एंथैल्पी का हम बात कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान दोगे। आपका ये पहला अनेशन एंथैल्पी का वैल्यूज है, ये सेकेंड अनेशन एंथैल्पी का वैल्यू है और आपके पास थर्ड अनेशन एंथैल्पी का वैल्यूज है। ठीक है, तो वैल्यूज को आप देखोगे तो देखो ध्यान से, आप स्कैंडियम में 631 दिया हुआ है पहला अनेशन एंथैल्पी। तो हम लोग का फोकस सबसे पहले होगा फर्स्ट अनेशन एंथैल्पी। जब फर्स्ट अनेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो देखो पहले 631 है, फिर देखो इंक्रीज हुआ है। तो लॉजिकली इंक्रीज ही होना चाहिए था। लॉजिकली क्या होना चाहिए था? इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि अनेशन एंथैल्पी का जो जनरल ट्रेंड होता है क्या होता है कि आपका अलोंग द ग्रुप डिक्रीज करता है और अलोंग द पीरियड क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो अगर हम मूव करें अलोंग द पीरियड में तो अलोंग द पीरियड में इसको इंक्रीज करना चाहिए था। तो देखते हैं इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो बढ़ा है, फिर देखो घट गया, फिर देखो घट गया, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है, बट वैल्यू क्या है? इससे कम है, इससे कम है, टाइटेनियम से कम है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से इंक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है और फिर डिक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है और फिर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और जो कॉपर का वैल्यू है, कॉपर का जो वैल्यू है वो आपका कोबाल्ट से कम है, कोबाल्ट से कम है, वो ध्यान देना। तो आखिर देखोगे तो आपका जो डी ब्लॉक के अलोंग द पीरियड में जो अनेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड होता है वो एक कॉमन कॉमन रूल को फॉलो नहीं करता। मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं कर रहा है, कहीं पे इंक्रीज किया, कहीं पे डिक्रीज किया। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम रीजन इसका फाइंड कर सकते कि नहीं। तो हम लोग इसको रीजन आउट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग को ये समझाने की कोशिश किया गया यहाँ पे। ठीक है, हम लोग को रीजन फाइंड करना है कि अलोंग द पीरियड में डी ब्लॉक अनेशन एंथैल्पी रेगुलर क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको एक जनरल ट्रेंड समझाने की कोशिश किया गया है कि जब भी हम किसी पीरियड में मूव करते हैं तो आपका अनेशन एंथैल्पी क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, और जब भी आप डाउन द ग्रुप में मूव करते हो तो आपका अनेशन एंथैल्पी क्या होता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पहले पीरियड में। तो हम लोग क्या देखे हैं? पीरियड पीरियड में आपका जो डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक अनेशन एंथैल्पी क्या है? रेगुलर नहीं है। तो उससे पहले थोड़ा सीखते हैं कि सम कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम स्टेबल बोलते हैं, जैसे हाफ फील्ड, मतलब P3 है, D5 है, F7 है, इसको हम हाफ फील्ड बोलते हैं। ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, इसको हम फुल फील्ड बोलते हैं, S2, P6, D10, F14। इसमें हाफ फील्ड में S1 को नहीं लिया गया। हाफ फील्ड में S1 को आप हाफ फील्ड मत बोलना। क्यों? क्योंकि S1 को हाफ फील्ड बोलने से मना इसलिए किया जा रहा है क्योंकि S1 से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, S1 से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लोगे। ठीक है, इसलिए मैं बोला हूँ यहाँ पे कि S1 को आप हाफ फील्ड मत बोलना। ठीक है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आप एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हो, इसलिए इसको आप स्टेबल नहीं बोलते हो। ठीक है, बाकी फुलफिल में जो पीसीस कॉन्फ़िगरेशन है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, ये तो अपने पास जनरल इन्फॉर्मेशन जो मेरे को जानना था, इसको हम कुछ ना कुछ इसको अप्लाई करेंगे डी ब्लॉक में। तो हम लोग का जो कहानी चालू हुआ था कि डी ब्लॉक के अलोंग द पीरियड में आपका जो अनेशन एंथैल्पी है वो बहुत इरेगुलर है। उसका रीजन क्या हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे रीजन समझने की कोशिश किया गया है। स्पेशल केसेस ऑफ डी ब्लॉक अलोंग द पीरियड। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रेंड क्या है? इरेगुलर होता है। अब इसका रीजन क्या बोला गया है? तो पहला रीजन बोला गया है इरेगुलरिटी इन द साइज एंड जेड इफेक्टिव। क्योंकि डी ब्लॉक का जो साइज है ना, साइज भी अब जब मूव करते हो अलोंग द पीरियड में तो साइज का भी ट्रेंड इरेगुलर होता है। वो भी घटता नहीं है, वो भी घटता नहीं है, उसमें भी ट्रेंड इरेगुलर है। तो साइज का ट्रेंड इरेगुलर होगा और जेड इफेक्टिव का ट्रेंड अगर इरेगुलर होगा उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा मेरे पास अनेशन एंथैल्पी में। इसलिए अनेशन एंथैल्पी का भी जो ट्रेंड है वो भी क्या होगा? इरेगुलर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि कुछ कहीं कहीं क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है। जैसे मान लेते हैं क्रोमियम है, तो क्रोमियम का देखोगे हाफ फील्ड हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम है, कॉपर है, तो कहीं ना कहीं आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, जिसके कारण आपको ये सेकंड मतलब कभी कभी आपका अनेशन एंथैल्पी का जो वैल्यूज है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, अगला जो थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड पॉइंट समझोगे? थर्ड पॉइंट क्या बोला गया बच्चों लोग कि जब भी आप पहला टोन निकालते हो ना, जब भी आप पहला टोन निकालते हो
किससे? डी से। जब भी पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो आप एस से, ठीक है। तो चूंकि डी ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो नोबल गैस आपका डी में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो और एस फिलअप हो चुका होता है, एस से फिलअप हो चुका होता है। तो बोला गया है कि जब भी आप एस से इलेक्ट्रॉन निकालते हो, ठीक है, तो बाकी जो बचा हुआ इसमें इलेक्ट्रॉन होगा वो डी में जंप कर जाता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो एस से, जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो एस से, तो एस में जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबसेल में जंप कर जाता है, डी सबसेल में जंप कर जाता है। अगर ऐसा होगा तो आपके एक्सचेंज एनर्जी में चेंज करेगा, आपके एक्सचेंज एनर्जी में क्या होता है, चेंज आएगा। तो अगर जंप होगा तो आपका एक्सचेंज में चेंज होगा, उसके कारण आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है उसमें भी चेंज होगा, उसमें भी चेंज होगा, ठीक है। इसको आप समझो पहले, इसको समझो। उसको समझने से पहले आपके सामने एक यहाँ पे एक ऑर्डर समझाया हुआ है, ये आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको करना क्या है कि जब भी इसको, चलो एग्जांपल से आपको समझाते हैं आपको। मान लेते हैं कि आपके पास एलिमेंट है कि वैनेडियम, ठीक। तो वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d3 4s2 होता है, ऐसा कुछ होता है। बोला क्या है, जब भी प्लस होगा तो क्या होगा, आपका आर्गन 3d3 होगा और 4s1 होगा। बट ये ऐसा नहीं होता, इसमें चेंज हो जाता है, जो एस कल्टोन है डी में जंप कर जाता है। तो यहाँ पे आर्गन 3d4 हो जाएगा, आर्गन 3d4 हो जाएगा। तो आर्गन 3d4 होगा तो अब डी सबसेल में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 अनपेड हो गया। तो जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, आपका एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होता है, आपका एक्सचेंज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 3d3 से जब 3d4 में कन्वर्ट होगा चीज, उसमें चूंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है तो आपके अंदर क्या होगा, एक्सचेंज का एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपका एक्सचेंज बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगा। जो एनर्जी रिलीज होगा वो आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपनसेट कर देगा, वो आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। तो चलो इसको आपके नोट्स में देखते हैं हम लोग। तो नोट्स में पहले देखो, पहले समझाया गया है कि 3D सीरीज में आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर को अरेंज करके बताया हुआ है। तो बोला गया है कि स्कैंडियम जो होता है, स्कैंडियम से टाइटेनियम बड़ा होता है, बट टाइटेनियम का वैल्यू आपके वैंडियम से बड़ा हो जाता है। तो दोनों से बड़ा है टाइटेनियम का वैल्यू, ठीक है। और जो वैंडियम से बड़ा क्रोमियम हो गया, क्रोमियम से बड़ा क्या हो गया, Mn हो गया, ठीक है। Mn से बड़ा आयरन, बट आयरन जो है कोबाल्ट से बड़ा हो चुका है, ठीक है। और कोबाल्ट के बाद कोबाल्ट निकल से बड़ा है, निकल से बड़ा कॉपर हो गया, और कॉपर से बड़ा जिंक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने बॉक्स बनाया हुआ है, तो 1 2 3 4 करके आपके सामने 9 बॉक्स को ड्रा किया हुआ है, ठीक है। यानी 9 इंटरवल आपके सामने मार्क किया, 1 2 3 करके 9 इंटरवल को मार्क किया हुआ है, ठीक है। देखोगे एक्सेप्शन कहाँ का है, तो इंटरवल नंबर 2 में, इंटरवल नंबर 6 में, इंटरवल नंबर 7 में। तो ये आपको एक्सेप्शन दिख रहा है। इसको रीजन आउट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ध्यान देना, जब बात करते हैं वैंडियम का, तो वैंडियम होता क्या है। मान लेते हैं कि वैंडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको 675 किलो जूल का एनर्जी लगने वाला है। मान लेते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको 675 किलो जूल का एनर्जी आपको लगने वाला है, ठीक। और बोला गया है कि हर जो एक्सचेंज होता है, हर एक्सचेंज जो होता है उसमें 5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है, हर एक्सचेंज में। एक्सचेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो वैंडियम में अभी देखोगे D3 है, तो D3 में एक्सचेंज कितना हो रहा होता है, एक्सचेंज हो रहा है, देखो एक एक्सचेंज यहाँ से, एक एक्सचेंज यहाँ से, और एक एक्सचेंज यहाँ से, ठीक है। इसके एक एक्सचेंज यहाँ से हो रहा है। तो आपके सामने टोटल एक्सचेंज का नंबर 3 है, टोटल एक्सचेंज का नंबर क्या है, 3 है। तो हम बोल रहे हैं कि हर एक्सचेंज में आपको एनर्जी जो रिलीज होता है 5 किलो जूल। तो यहाँ पे टोटल एक्सचेंज कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो टोटल एनर्जी का रिलीज कितना होगा, तो ये 5 × 3 यानी 15 किलो जूल होगा, ठीक। तो आपको एनर्जी लगना चाहिए था 675, लेकिन ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी आपको लगेगा कितना, आपको लगेगा 660 लगेगा, क्योंकि 675 का नीड था और 15 आप रिलीज कर दे रहे हो, 15 आप रिलीज कर दे रहे हो, तो टोटल कितना होगा, 660 होगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जैसे वैंडियम से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो ना, जैसे वैंडियम से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या बोला गया है कि जो इसका इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ का जाएगा, डी में चला जाएगा। तो एस का जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जंप कर जाएगा, डी में। तो D3 से क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा, D3 से क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा, ठीक। तो D3 से जब D4 हो जाएगा बच्चों लोग, तो आप समझ, तो आपको आप दिए हो 675 इलेक्ट्रॉन निकालने में, आप एनर्जी दिए कितना हो, 675 एनर्जी दिए हो, ठीक है। लेकिन अब जो है इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हुआ
तो आपका D4 हो चुका है। अब इसमें एक्सचेंज कितना पॉसिबल है, तो देखो देखो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एक्सचेंज कर सकता है। यहाँ से क्या होगा, 1 और 2 एक्सचेंज करेगा, और यहाँ से एक्सचेंज करेगा 1 1 कर सकता है। तो टोटल 3 2 5 6 एक्सचेंज हो सकता है। तो टोटल एक्सचेंज का नंबर ज़्यादा है, यहाँ पे काउंटिंग आई थिंक कम किया गया है। ठीक है, इस काउंटिंग को थोड़ा सही कर सकते हम लोग। तो यहाँ पे एक्सचेंज देखोगे तो फिर से मैं रिपीट कर दूँ एक्सचेंज को। एक जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 और 3 एक्सचेंज यहाँ से कर सकता है। इलेक्ट्रॉन भी एक्सचेंज कर सकता है अपने आप को, तो यहाँ से 1 2 करेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 कर सकता है, तो टोटल एक्सचेंज 6 होगा। ठीक है, तो पहले 3 हो रहा था, अब क्या होगा 6 हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट एक्सचेंज का नंबर डबल हो चुका है। तो डबल हो जाएगा तो क्या होगा, जो न्यू एक्सचेंज है वो हो चुका है 6। क्या हो चुका है 6। तो अब जो एनर्जी रिलीज कितना होगा, तो 6 × 5 का, 5 इंटू क्या होगा 30 होगा। तो आपको आप एनर्जी रिक्वायर कितना था 675, उसमें से 30 रिलीज होगा, तो 30 माइनस कर दे, तो -30 कर दे, -30 कर दे तो कितना हो जाएगा 645 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 645 हो जाएगा, 645। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देख रहे हो कि आप इलेक्ट्रॉन जब निकालते हो तो आपका जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो एस का है डी में जंप कर जाता है। डी में जंप कर जाएगा तो एक्सचेंज एनर्जी को ऑल्टर कर देगा, ऑल्टर कर देगा। तो अगर एक्सचेंज इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा, आपका जो आयनेशन थेरेपी का जो रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ समझाया हुआ है कि जो एक्सचेंज एनर्जी अगर इंक्रीज करता है तो आपका आयनेशन थेरेपी क्या होता है, डिक्रीज करता है। यानी अगर एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगा तो आपका आयनेशन थेरेपी क्या होगा, एक्सपेक्टेड था वो डिक्रीज करता है, वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये यही समझाया गया है कि जो आपका वैनेडियम होता है, जो आपका वैनेडियम होता है, तो आयनेशन थेरेपी ऑफ वैनेडियम डिक्रीज करता है, क्योंकि आपका एक्सचेंज एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो आपका बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो एस में है वो जंप करके डी में चला जाएगा, तो डी से D3 से D4 हो जाएगा। इसका आउटकम क्या होगा, इसका आउटकम होगा कि आपका एक्सचेंज एनर्जी में इंक्रीज होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, आपका आयनेशन थेरेपी क्या होगा, डिक्रीज करता है। इसलिए वैनेडियम का वैल्यू घटता है। तो इसलिए देखना कि टाइटेनियम वैनेडियम में आपका वैनेडियम ज़्यादा हो जाता है, सॉरी टाइटेनियम बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू वैनेडियम। तो यहाँ पे इसका रीजन ऐसा हो जाएगा। ठीक, अगर अगला पॉइंट है कि आयनेशन थेरेपी अब क्रोमियम डिक्रीज क्यों करता है। क्रोमियम मतलब जितना होना चाहिए था उतना नहीं घटता है, पॉइंट समझो यहाँ पे। तो मतलब अब देखोगे वैल्यूज को, तो क्रोमियम का जो वैल्यू है वो भी टाइटेनियम से छोटा है। मतलब देखोगे तो इसका वैल्यू 656 था, इसका वैल्यू 653 होता है। मतलब अभी भी टाइटेनियम से बड़ा नहीं हो पाता है। तो आखिर क्रोमियम का आयनेशन थेरेपी कम क्यों होता है, उसका रीजन बोला गया है कि क्रोमियम से जब क्रोमियम प्लस बनता है तो उसका D5 कॉन्फिगरेशन या स्टेबल कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसलिए आपका जो क्रोमियम का जो वैल्यू है आयनेशन थेरेपी का, वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ता जितना उसको बढ़ना चाहिए था। ये होता है आपका, ये आपका हो गया फर्स्ट आयनेशन थेरेपी का ट्रेंड। ठीक है, जब बात करते हैं हम लोग सेकंड आयनेशन थेरेपी का, हम बात करते हैं सेकंड आयनेशन थेरेपी का, तो ध्यान देना ट्रेंड ऑफ सेकंड आयनेशन थेरेपी। तो सेकंड आयनेशन थेरेपी में क्या होता है, ये इंक्रीज करता है अलोंग द पीरियड, क्या होता है इंक्रीज करता है। ठीक है, एक्सेप्ट कहाँ पे, एक्सेप्ट यहाँ पे है Mn Fe और क्रोमियम में आपका क्रोमियम बहुत आगे जंप कर जाता है। सेकेंड आयनेशन थेरेपी ऑफ क्रोमियम काफी आगे जंप कर जाता है, मतलब Mn और Fe को भी क्रॉस करके आगे जंप करता है। ठीक है, और कहाँ पे दिक्कत है, तो यहाँ पे है कि सेकेंड आयनेशन थेरेपी में कॉपर का जो वैल्यू है, कॉपर का वैल्यू कॉपर का वैल्यू आगे रहेगा, और जो जिंक का वैल्यू होता है, जिंक का वैल्यू वो पीछे चला जाता है। जिंक का जो वैल्यू है वो निकल से भी पीछे चलाएगा, निकल से भी पीछे चलाएगा। तो इसको रीजन आउट करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो ध्यान देना। तो पहले बात करते हैं हम लोग किस पे, Mn और क्रोमियम में। तो ध्यान देना, जब Mn सेकेंड आयनेशन थेरेपी का मतलब क्या होता है कि +1 से +2, तो +1 में Mn प्लस होता है D5S1, तो ये कहीं ना कहीं इसका एस इलेक्ट्रॉन डी में जंप कर जाएगा, तो ये हो जाएगा D6। ठीक है, अब देखोगे ये D6, तो ये हो गया D6 में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला तो मतलब क्या D5 होगा। यानी Mn प्लस में क्या Mn प्लस से जब M+2 जाएगा तो उसके एक्सचेंज एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, अल्टीमेटली एक्सचेंज एनर्जी जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, तो आप यानी इसका एक्सचेंज में कोई दिक्कत इसको नहीं है। लेकिन जब क्रोमियम देखोगे
तो क्रोमियम D5 था। अब D5 स्टेबल स्टेट है, उससे तुम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो D4 में जाएगा। तो स्टेबल से तो अनस्टेबल कर रहे हो तो उसमें आपको एनर्जी ज्यादा लगेगा। प्लस क्या है, जब D5 से D4 जाएगा तो आपके एक्सचेंज में क्या होगा, लॉस होगा, आपके एक्सचेंज में लॉस होगा। ठीक है, तो एक्सचेंज में लॉस होगा तो क्या होगा, तो आपको ज्यादा एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगा नेशनल एंथैल्पी। इवन Mn+N+2 में आपका Mn+D6 में होता है तो इसमें अनपेड 4 है और इसमें अनपेड 5 है, तो कहीं ना कहीं Mn+2 जाने में उसको एक्सचेंज एनर्जी का भी कहीं ना कहीं गेन हो रहा है। दोनों फैक्टर मिला के क्रोमियम का वैल्यू को Mn से आगे खींच देगा, क्रोमियम का वैल्यू Mn से आगे चला जाता है और इतना आगे जाता है कि आयरन को भी क्रॉस कर देता है, आयरन को भी क्रॉस कर लेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग जिंक और कॉपर का, तो जिंक प्लस देखोगे तो जिंक प्लस 3D10 4s1 होता है। तो जिंक प्लस से जब जिंक प्लस 2 जाओगे तो कहीं ना कहीं इसमें एस इलेक्ट्रॉन गया है, उसका कॉन्फिगरेशन D10 है। तो D10 क्या होता है, स्टेबल है और इसमें कोई लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी नहीं, लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी नहीं होता है क्योंकि आपके पास D10 था, अभी भी D10 ही है। इन जो कॉपर +1 होता है वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन में है, उसे इलेक्ट्रॉन निकालो। अब तुमको कॉपर +1 से जब +2 जा रहे होगे तो D10 से आपको D9 करना पड़ेगा, इन स्टेबल से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। प्लस क्या है, D10 में क्या है, D10 से D9 जाने में आपको एक्सचेंज एनर्जी का लॉस हो रहा है। ये लॉस होगा तो क्या होगा, ये फर्दर आपके आयनिक एंथैल्पी को क्या करेगा, बढ़ा देगा, ये फर्दर आपके आयनिक एंथैल्पी के रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो ये दोनों फैक्टर के कारण आपका आयनिक एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ जाता है कॉपर का। और जिंक का वैल्यू क्या होता है, जिंक का वैल्यू घटता है। और जिंक का वैल्यू ऐसा घटता है क्योंकि वो निकल से भी पीछे हो जाता है, निकल से भी पीछे हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो कंप्लीट I2 जो ऑर्डर होता है वापस सामने लिखा हुआ है, स्टैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, यहाँ को क्रोमियम जंप कर गया यहाँ पे। ठीक है, वो आपको याद रखना है। और उसका फिर ऑर्डर चलेगा MnFe। ठीक है, फिर कोबाल्ट, जो जिंक यहाँ होना चाहिए था, जिंक पीछे खिसक गया है, तो ये आपको ध्यान सेट रखना है। ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हम बता रहे हैं आपको। ठीक, सिमिलरली हम बात करते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, तो ध्यान देना। तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में देखोगे तो यहाँ पे ऑर्डर आपके सामने अरेंज कर दिए हैं थर्ड का। थर्ड वैल्यू में डिफरेंस क्या हो रहा है, जो क्रोमियम का वैल्यू है, क्रोमियम का वैल्यू थोड़ा सा आगे बढ़ा है और Mn का वैल्यू और आगे बढ़ गया है। ठीक है, तो वैनेडियम के बाद क्रोमियम 2 जंप किया है और Mn भी आगे जंप कर गया है। ठीक है, Mn का वैल्यू कोबाल्ट के आगे है, क्रोमियम का वैल्यू Rn के आगे है, बीच में क्या है, बीच में कोबाल्ट आ गया। ठीक है, बाकी और कोई चेंज नहीं है, बाकी और कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट है कि बोला गया कि वाई I3 ऑफ Fe, Rn का I3 घटता क्यों है, घटता मतलब क्रोमियम से पीछे क्यों आ गया है, इसका रीजन समझ। Rn+2 स्टेट में था शुरू में, तो Rn+2 में 3D6 होता है और Rn+3 में क्या होता है, 3D5 होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 3D6 में क्या है, 3D6 में आपके पास 4 अनपेड है और 3D5 में क्या है, 5 अनपेड हो गया। इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपका एक्सचेंज एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक्सचेंज एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका स्टेबल स्टेट पहुंच रहा है, हाफ फील्ड क्या स्टेबल स्टेट है, तो स्टेबल स्टेट को पहुंचने वाला है। तो स्टेबल स्टेट पहुंचेगा तो क्या होगा, आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है कम रिक्वायर करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने पे आपका स्टेट स्टेबल हो रहा है, तो आप लेस वैल्यू में भी उसको अचीव करना चाहते हो, आप लेस वैल्यू में उसको अचीव करना चाहते हो। ठीक है, तो ध्यान देना। तो इसमें ऐसा बोला गया है, इसमें एक और चीज बोला गया है कि जब भी एक्सचेंज करते हैं ना, जब भी हम एक्सचेंज करते हैं तो सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे देखोगे अब अभी भी 5 ऊपर है, तो 5 ऊपर है तो आपस में एक्सचेंज कर सकता है। नीचे जो नीचे का स्पिन का इलेक्ट्रॉन होगा वो नीचे के स्पिन से एक्सचेंज करेगा और ऊपर का स्पिन का जो स्पिन का इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर वाले से एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ पे पॉइंट है कि यहाँ पे ऊपर में 5 अभी भी है और यहाँ ऊपर में 5 अभी भी है। ठीक है, तो इसमें एक्सचेंज का कोई लॉस नहीं है। तो पहला बात स्टेबल स्टेट है, प्लस यहाँ से जब यहाँ मूव कर रहे हैं तो एक्सचेंज का कोई लॉस नहीं हो रहा है। इसके कारण आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें ज्यादा कुछ मतलब चेंज नहीं आएगा, मतलब जो इंक्रीमेंट है वो स्लाइट रहेगा। लेकिन जब बात करते हो Mn का और क्रोमियम का, तो Mn का जब बात करते हो तो Mn का +2 से +3 मूव करते हो, उसका D5 से D4 स्टेट में जा रहे हो, उसका D5 से D4 स्टेट में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो क्या हो रहा है, वो आपका वो घट रहा है। तो घटेगा तो आपका एक्सचेंज एनर्जी घटेगा, जब एक्सचेंज एनर्जी घटेगा तो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बढ़ता है काफी ज्यादा। सिमिलरली जब क्रोमियम +2 से +3 का बात कर रहे हो तो उसमें D4 से D3 जा रहे हो,
इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, पहली बात। और सेकंड है कि इसमें एक्सचेंज एनर्जी भी क्या घट रहा है। यहाँ भी जब एक्सचेंज डिक्रीज करेगा तो ये भी इसको सपोर्ट करेगा इसका एनएसएनएलपी को बढ़ाने में। इससे क्रोमियम का जो वैल्यू है I3 का, वो भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। वो भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, इतना क्लियर रहेगा आप लोग को। तो ये रहेगा आपका डी ब्लॉक का आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड। ठीक है।